पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ाने वाले, पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत सारी चीजें हैं। जमानत को लेके सभी का अधिकार होता है कि जब तक कोई गुनाह किसी पे सिद्ध ना हो जाए तब तक उसे जेल के सलाखों के पीछे रखना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। स्पेशल कोर्ट ने एक दिन पहले ही 2 कथित जो मुलजिम है, जिन पर इल्जाम है, उन्हें जमानत दी। कल 3 लोगों की जमानत हो गई और हमें लगता है जमानत तो जिन धाराओं को लेके केस बनाया गया था उससे किला कोर्ट में ही जमानत दे देनी चाहिए थी, लेकिन एनसीबी अलग अलग दलीलें हर बार पेश करने का काम करती है, केस को उलझाने का काम करती है, झूठी बातें करती है और ज्यादा से ज्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे कैसे रहें, ये इनका पहली बार नहीं, हमेशा का प्रयास रहा है, खास करके वानखेड़े के आने के बाद। हमें लगता है बेल मिली है। लोग अगर ढंग से चीजों को करेंगे तो ये मामला ही पूरी तरह से निरस्त हो सकता है। हाईकोर्ट में अगर लोग जाएंगे तो हमें लगता है लोग जाएंगे, लेकिन जिस तरह से इस 1 महीने के भीतर लगभग जो चीजें बदल रही हैं, हर दिन नई नई चीजें, हमें लगता है वानखेड़े साहब ने सारा हथकंडा अपना लिया। पहले लोगों को कहने लगे कि मेरे परिवार के लोगों को इसमें घसीटा जा रहा है, मेरी मरी हुई मां को घसीटा जा रहा है। मैंने कभी भी उनकी माताश्री, उनका ना नाम लिया, ना कभी सार्वजनिक रूप से उन पर कोई उंगली उठाई। मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट डाला था उसमें दाऊद वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है, इतना ही मैंने कहा था। मैंने उनकी बहन को लेके इसलिए सवाल खड़े किए थे क्योंकि बहुत सारा फ्लेचर पटेल के लेडी डाउन कहने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई। उनकी पत्नी के खिलाफ आज तक जो पहली पत्नी है उसकी तस्वीर हमने डाली। लोगों ने सवाल पूछा कि ये तस्वीर क्यों डाली है। कहीं से मुझे 2 बजे रात में वो तस्वीर भेजी गई और उसमें मैसेज आया कि जिसकी तस्वीर है उसकी इच्छा है कि ये तस्वीर आप सार्वजनिक करें, इसलिए मैंने तस्वीर डाली। लेकिन उनकी जो अभी पत्नी है उनके विषय में न मैंने कभी उनका नाम लिया या उनके बारे में कोई टिप्पणी मैंने नहीं की। हमें लगता है कि लड़ाई ये किसी के परिवार से नहीं, किसी के धर्म को लेके नहीं, मेरी लड़ाई सीधी है, जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ है। आज भी मुंबई के जेलों में 100 से अधिक लोग बेगुनाह ये बंद हैं जिन्हें नाजायज तरीके से फंसाया गया। अब स्पेशल 26 वाला एक खत हमने डीजी एनसीबी को लिखा था। पहले ये कहा गया कि हम इसकी जांच करेंगे, दखल लेंगे। फिर ये खबरें आ गई कि जिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है उसने अपना नाम नहीं कहा है। हाँ, हमें जानकारी है, हम राजनीति में हैं, मंत्री कई बार रह चुके हैं, कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक आदेश है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है तो ऐसे कंप्लेंट्स का कोई दखल लेने की जरूरत नहीं। हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से 26 मामलों का जिक्र हुआ है, उस 26 मामलों में आप जांच करें, हम मांग करते हैं। क्योंकि जो 22 नंबर पे एक मामला उस खत में लिखा था जिसमें एक नाइजीरियन को बेगुनाह तरीके से खारगर में फंसाया गया और उसमें जो विटनेस है, उस विटनेस कामड़े ने कई मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा
और सारी घटना बताई कि मेरे ही मुखबिरी पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोगों ने छापेमारी की थी, लेकिन जो नाइजीरियन ड्रग पेडलर था वो भाग गया। उसके बाद उससे कहा गया कि यहाँ नाइजीरियन लोग कहाँ रहते हैं। सभी नाइजीरिया के लोग इस देश में ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ये किसी की समझ होगी तो गलत है। गरीब देश है, कुछ ड्रग बेचते होंगे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन नाइजीरिया के नागरिक बड़े पैमाने पे भारत में जो कपड़े हैं, जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, उसको यहाँ से खरीद के अपने देश में भेज के उसका भी कारोबार बड़े पैमाने पे करते हैं। हर घर में एक उनका किचन है, जैसा कि कामड़े ने कहा। ये सब लोग वहाँ पे गए, वहाँ डीवीआर था, उस डीवीआर को तोड़ दिया। वहाँ से एक बच्चा और एक नाइजीरियन को साथ में ले आए, जिसकी उम्र कम थी उसे छोड़ दिया गया और उस नाइजीरियन को जाली केस में, फर्जी केस में फर्जीवाड़ा करके जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। और उसी जो उनका पंच है, विटनेस है, उसने कहा है कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी है और उससे ब्लैंक पेपर पे साइन लेने का काम एनसीबी के अधिकारियों ने कहा और उससे ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर लिए गए। आज मैंने एक खत लिखा है फिर दोबारा डीजी एनसीबी को, मैं अभी आप लोगों को दूंगा और ट्विटर पे भी उसे रिलीज कर दूंगा। मैंने उसी मामले का हवाला दिया है कि आप सीवीसी की गाइडलाइन के तहत ये 26 मामलों को बंद ना करें, 26 मामलों की जांच कराएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुनहगारों को सजा दें, पकड़ें, लेकिन बेगुनाह अगर कोई जेल के पीछे सैकड़ों की तादाद में है तो उसकी जांच होनी चाहिए। खत के जरिए आज दोबारा मैं मांग करने वाला हूं कि इस विषय की जांच हो और जो बेगुनाह हैं उनके न्याय मिले और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके बेगुनाहों को जेल में डाला है उन्हें भी दंडित किया जाए। ये हम आज खत के जरिए मांग कर रहे हैं। खत हम आपको देंगे। दूसरी एक बात मैंने कही थी कि दाढ़ी वाला कौन है। वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान, फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इन्विटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? क्या उसकी गिरफ्तारी से इनके राज खुलने वाले हैं? हमें लगता है इतना दलदल है इसमें कि जितनी खोज की जा रही है उतने सारे मामले सामने आते जा रहे हैं।